लोग अपने ही घर में अजनबी बन जाए। जहां लोग सदियों से साथ रहते थे, अचानक एक लाइन खिंच जाए और कहा जाए, अब तुम इस देश के नहीं रहे। साल था 1947। ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। भारत आजाद होने वाला था। लेकिन आजादी के साथ आई इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक, भारत का बंटवारा। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आखिर 1947 में भारत का बंटवारा क्यों हुआ? कहानी शुरू होती है करीब 400 साल पहले। साल था 1600। इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का उद्देश्य था भारत और एशिया के देशों के साथ व्यापार करना। उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ का मसाला, कपड़ा और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर था। इसी लालच में अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए। शुरुआत में उन्होंने भारत के कई शहरों में छोटे छोटे व्यापारिक ठिकाने बनाए। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं से व्यापार की अनुमति ले ली। लेकिन अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आए थे, उनकी नजर भारत की सत्ता पर भी थी। 18वीं सदी में भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर होने लगे। सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल एम्पायर अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा था। इस मौके का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। और फिर आया एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। साल था 1757। ये था बैटल ऑफ प्लसे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को हरा दिया और यहीं से भारत में अंग्रेजों की असली ताकत शुरू हुई। अगले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी, युद्ध और साजिशों से भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कई राज्यों को युद्ध में हराकर और कई राज्यों को धोखे से अपने नियंत्रण में लेकर। लेकिन अंग्रेजों का शासन भारतीयों के लिए बहुत कठोर था। किसानों पर भारी कर लगाए गए, स्थानीय उद्योग खत्म होने लगे और धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में कहा जाता है 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। हालांकि ये विद्रोह आखिर में असफल हो गया, लेकिन इसने एक नई सोच को जन्म दिया। भारत को आजाद होना ही होगा। अब धीरे धीरे पूरे देश में आजादी की आवाज उठने लगी। लोग समझ चुके थे, अगर भारत को बचाना है तो अंग्रेजों के शासन को खत्म करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो आगे चलकर पूरे देश को एकजुट कर देगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारत में एक नई चेतना जाग चुकी थी। लोग अब समझने लगे थे कि अंग्रेजों का शासन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। धीरे धीरे आजादी की मांग पूरे देश में फैलने लगी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी एक संगठन जिसे कहा जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही वो मंच था जहां भारत के बड़े नेता एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे एक नेता जिन्होंने आजादी के आंदोलन की दिशा ही बदल दी। उनका नाम था महात्मा गांधी। गांधी जी ने एक नया रास्ता चुना, अहिंसा और सत्याग्रह, यानी बिना हथियार उठाए शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध। उन्होंने पूरे देश में कई बड़े आंदोलन शुरू किए, जैसे असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इन आंदोलनों ने भारत के आम लोगों को भी आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग के लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। इसी समय कई नए नेता भी उभर कर सामने आए। उनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू आधुनिक सोच वाले नेता थे जो एक एकजुट और लोकतांत्रिक भारत का सपना देखते थे। दूसरी तरफ एक और प्रभावशाली नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदलने लगी। वे मुसलमानों के अधिकारों को लेकर ज्यादा चिंतित रहने लगे और इसी कारण वे जुड़ गए एक राजनीतिक संगठन से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1930 और 1940 के दशक तक आते आते भारत की राजनीति में एक नया सवाल उठने लगा। क्या आजाद भारत में सभी समुदायों को बराबर अधिकार मिल पाएंगे? कई मुस्लिम नेताओं को डर था कि अगर भारत आजाद हुआ तो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय राजनीति में ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। दूसरी तरफ कई हिंदू नेताओं का मानना था कि भारत एक ही देश है और इसे बांटना सही नहीं होगा। यहीं से भारत की राजनीति में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे ये बहस एक बड़े सवाल में बदल गई। क्या भारत एक ही देश बना रहेगा या फिर
ये दो अलग अलग राष्ट्रों में बंट जाएगा? यही सवाल आने वाले समय में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म देने वाला था। और यहीं से भारत के बंटवारे की कहानी अपनी सबसे खतरनाक दिशा में बढ़ने लगी। 1940 का दशक आते आते भारत की राजनीति एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ पूरा देश आजादी चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर धार्मिक और राजनीतिक मतभेद तेजी से बढ़ रहे थे। इसी समय एक महत्वपूर्ण विचार सामने आया जिसे कहा गया टू नेशन थ्योरी। इस विचार को आगे बढ़ाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सिर्फ अलग धर्म ही नहीं है, बल्कि वे दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी संस्कृति अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं और उनकी राजनीतिक पहचान भी अलग है। इसलिए उनका कहना था कि अगर भारत आजाद हुआ तो मुसलमानों को एक अलग देश मिलना चाहिए। इस विचार का समर्थन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। 1940 में लाहौर में हुई एक ऐतिहासिक बैठक में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया। इसे इतिहास में कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। यहीं से पाकिस्तान की मांग खुलकर सामने आ गई, लेकिन इस विचार से हर कोई सहमत नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मानना था कि भारत सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का देश रहा है। नेताओं जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि भारत को एकजुट रहना चाहिए। उनका कहना था अगर देश धर्म के आधार पर बंटेगा तो इससे भविष्य में और भी संघर्ष पैदा होंगे। अब भारत की राजनीति दो अलग अलग दिशाओं में बंटने लगी थी। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम देश की मांग कर रही थी। इन दोनों विचारों के बीच समझौता करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। राजनीतिक मतभेद धीरे धीरे सामाजिक तनाव में बदलने लगे। देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता गया और जल्द ही ये तनाव एक भयानक रूप लेने वाला था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे भारत को हिंसा और दंगों की आग में झोंक देगी। ये घटना थी डायरेक्ट एक्शन डे और यहीं से भारत के बंटवारे की कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। 1940 के दशक तक आते आते भारत की स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी। राजनीतिक मतभेद अब धीरे धीरे सामाजिक टकराव में बदलने लगे थे। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। छोटी छोटी घटनाएं कई बार बड़े दंगों में बदल जाती थी। देश के कई शहरों में हिंसा की खबरें आने लगी, लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। साल था 1946। मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक बड़ा आंदोलन घोषित किया। इस आंदोलन को कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे। इसका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग को और मजबूत करना। यह दिन तय किया गया 16 अगस्त 1946। इस दिन देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गई, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा उस समय के शहर कैलकाटा में, जो आज का कोलकाता है। 16 अगस्त 1946 को कैलकाटा की सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। शुरुआत में ये एक राजनीतिक प्रदर्शन था, लेकिन कुछ ही घंटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। शहर की सड़कों पर हिंसा फैल गई, घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गई और निर्दोष लोगों पर हमला होने लगा। ये हिंसा लगातार 4 दिनों तक चलती रही। इतिहास में इसे कहा जाता है दी ग्रेट कैलकाटा किलिंग। इन दंगों में करीब 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। कैलकाटा के बाद हिंसा धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगी, जैसे नोआखाली, बिहार, पंजाब। इन जगहों पर भी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। लोगों के दिलों में डर और नफरत तेजी से बढ़ने लगी। सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसी अब एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। इन बढ़ती हुई हिंसाओं को देखकर ब्रिटिश सरकार को एहसास होने लगा, भारत की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो पूरा देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी। एक ऐसा फैसला जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारत का बंटवारा। 1947 तक आते आते ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भारत को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखना अब संभव नहीं है। देश में आजादी की मांग बहुत तेज हो चुकी थी। साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया था। इसी वजह से ब्रिटेन ने फैसला किया कि भारत को जल्द से जल्द आजादी दी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत एक ही देश रहेगा या दो अलग अलग देशों में बंट जाएगा? 1947 में
भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबैटन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भारत की आजादी की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करना था। काफी चर्चा और राजनीतिक बैठकों के बाद एक योजना तैयार की गई जिसे कहा गया माउंटबैटन प्लान। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को दो नए देशों में बांटा जाएगा, इंडिया पाकिस्तान। ये फैसला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे कठिन निर्णय था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दोनों देशों की सीमा तय करना। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अधिकारी को चुना, साइरल रैडक्लिफ। दिलचस्प बात यह थी कि साइरल रैडक्लिफ पहले कभी भारत आए भी नहीं थे, फिर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करें, और इसके लिए उन्हें दिया गया समय था सिर्फ 5 हफ्ते। इन 5 हफ्तों में साइरल रैडक्लिफ ने नक्शे, जनसंख्या और धार्मिक आंकड़ों के आधार पर एक सीमा रेखा तैयार की। इस सीमा को कहा गया रैडक्लिफ लाइन। इस लाइन ने भारत के 2 बड़े क्षेत्रों को बांट दिया। पंजाब बंगाल, इन दोनों क्षेत्रों में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय सदियों से साथ रहते आए थे, लेकिन अब एक नक्शे पर खींची गई सिर्फ एक लाइन ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। जब ये सीमा घोषित हुई तो बहुत से लोगों को अचानक पता चला उनका शहर अब दूसरे देश में है, उनका घर अब उनकी मातृभूमि में नहीं रहा, और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन। लाखों लोग अपना घर छोड़कर नई सीमाओं की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा इतनी भयावह होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाला समय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनने वाला था। लेकिन असली त्रासदी अब शुरू होने वाली थी। जब 1947 में नई सीमाएं घोषित हुई तो लाखों लोगों को अचानक पता चला उनका शहर अब दूसरे देश में है, उनका घर अब उनकी मातृभूमि का हिस्सा नहीं रहा, और इसी के साथ शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। जैसे ही पार्टीशन ऑफ इंडिया की घोषणा हुई, लोगों में डर फैल गया। हर किसी को ये चिंता सताने लगी, अगर वे अपने घर में रहे तो शायद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए लाखों लोगों ने अपने ही घर छोड़ने का फैसला किया। हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से निकलकर इंडिया की ओर जाने लगे, और मुसलमान इंडिया से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाने लगे। कई लोग पैदल चल पड़े, कई लोग बैलगाड़ियों में और कई लोग ट्रेन से। लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी। उस समय लाखों लोग सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। रेलवे स्टेशन लोगों से भर चुके थे। ट्रेनें इतनी भरी होती थी कि लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता था। लेकिन कई बार ये ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंचती ही नहीं थी। कई ट्रेनों पर रास्ते में हमला कर दिया जाता था। जब कुछ ट्रेनें सीमा पार पहुंचती थी तो उनके अंदर सिर्फ लाशें होती थी। इतिहास में इन्हें गोस्ट ट्रेन्स अभी कहा गया। ये दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, कई गांव भी हिंसा की चपेट में आ गए। पूरे पूरे गांवों को आग लगा दी गई। नहीं पाया। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, कई गांव भी हिंसा की चपेट में आ गए। पूरे पूरे गांवों को आग लगा दी गई। लोगों के घर जला दिए गए। कई परिवार एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए और कई लोग रास्ते में ही मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार इस पलायन में करीब 1.4 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए, और अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये त्रासदी इतनी बड़ी थी कि आज भी इसे मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक माना जाता है। उस समय जो लोग अपने घर छोड़कर गए, वे सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि अपनी यादें भी पीछे छोड़ आए। कई परिवार आज भी याद करते हैं वो घर, वो शहर जहां उनके पूर्वज सदियों से रहते आए थे। लेकिन एक राजनीतिक फैसले ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी जड़ों से अलग कर दिया। और इसी दर्द के बीच भारत और पाकिस्तान दो नए देशों के रूप में जम लेने वाले थे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारत ने करीब 200 सालों तक किया था। तारीख थी 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद भारत आखिरकार आजाद हो गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। शहरों और गांवों में लोग सड़कों पर निकल आए। हर तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि ब्रिटिश शासन का अंत हो चुका था। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस ऐतिहासिक रात एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसे कहा जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। उस भाषण में उन्होंने कहा था, एट दी स्ट्रोक ऑफ दी मिडनाइट आवर व्हेन दी वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये पल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। उसी समय एक नया देश भी बना, पाकिस्तान। इसके पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने भी एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन ये आजादी सिर्फ खुशी नहीं लाई, इसके साथ आया गहरा दर्द भी, क्योंकि उसी समय लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई लोग अपनों को खो चुके थे और कई शहरों में अभी भी हिंसा जारी थी। इस तरह 1947 में दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इस बंटवारे की कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ये कहानी है लाखों लोगों के दर्द की, बिछड़ते परिवारों की और खोई हुई जड़ों की। आज भी भारत और पाकिस्तान के कई परिवारों की यादों में 1947 का वो समय जिंदा है। इतिहास हमें यही सिखाता है, नफरत और विभाजन हमेशा दर्द ही छोड़ जाते हैं। भारत का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है टूटते हुए घरों की, बिछड़ते हुए परिवारों की
और उन लोगों की जो एक ही रात में अपनी जमीन से बेघर हो गए। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं खींची गई, बल्कि लाखों दिलों के बीच एक गहरी दूरी बन गई। कई लोग अपना घर, अपना शहर और अपनी यादें पीछे छोड़कर चले गए। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए और कुछ लोग अपने प्रियजनों को फिर कभी नहीं देख पाए। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के कई परिवारों की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि कभी उनका घर एक ही जमीन पर हुआ करता था। इतिहास हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। नफरत कभी किसी को जीत नहीं दिलाती और विभाजन हमेशा अपने पीछे दर्द की कहानियां छोड़ जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास से सीखें तो शायद भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अंत में इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान होती है।